गुड मॉर्निंग। खेत में उगती हरी हरी सब्जियां, शुद्ध दूध और घी, सील पैक तेल, देखने में सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित लगता है, लेकिन खतरा कई बार आंखों से दिखाई ही नहीं देता। खेत से थाली तक जरा सी लापरवाही और यही खाना ताकत बनने के बजाय बीमारी की वजह बन सकता है। जी हां अमित, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर WHO ने चेतावनी दी है। लैंसेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक असुरक्षित भोजन से हर साल करीब 86 करोड़ 60 लाख लोग बीमार पड़ते हैं और लगभग 15 लाख लोगों की जान जाती है। सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से छोटे बच्चों का है। दुनिया की आबादी में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 9% है, लेकिन फूड बॉर्न बीमारियों के करीब 1/3 मामले छोटे बच्चों के होते हैं। यानी कि खतरा भी दो तरफा है। पहला तो ये कि बैक्टीरिया, वायरस और पेस्टिसाइड का, जो कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, कॉलरा और टाइफाइड जैसी बीमारियां देता है। दूसरा खतरा यह है कि खाने में पहुंचने वाले जहरीले केमिकल और हैवी मेटल से रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि आपकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और इनका असर जो है वो सिर्फ पेट तक ही नहीं पड़ता, बल्कि आपके दिमाग पर, लीवर पर, किडनी में भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और आखिर में दबाव दिल पर भी पड़ता है। जहरीले तत्व, खराब तेल, ज्यादा नमक, चीनी और प्रोसेस फूड जब प्रदूषण, तनाव और सुस्त लाइफस्टाइल से जुड़ते हैं तो हार्ट रिस्क और बढ़ जाता है। जबकि नई पर्यावरण रिपोर्ट पहले की ही बता रही है कि युवाओं में दिल की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। ये बड़ा संकट है और इसीलिए आज संकल्प होना चाहिए, खाना ताजा हो, साफ हो, सही तरीके से खाया जाए और भरोसेमंद जगह से ही लिया जाए। और साथ में योग भी, ताकि पाचन बेहतर हो, लीवर किडनी पर दबाव घटे, दिल मजबूत बने और शरीर के सभी अंगों की कार्यक्षमता बेहतर रही है। तो चलिए स्वामी जी के साथ हम जुड़ते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सेहतमंद शरीर और सुरक्षित थाली का सही मंत्र हमें स्वामी रामदेव देंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई अमित जी। तो सेहतमंद रहने के लिए थाली से पहले अपने आप को सब रोग विकारों से खाली करो। उसके लिए एक बार पूरा तो सूर्य नमस्कार करो और सूर्य नमस्कार के साथ यदि बन पाए तो थोड़ा सा योगिक जॉगिंग भी कर लो। अपने तन को, मन को रोगों से, विकारों से खाली करो और फिर थाली में जो भी सीजनल शाक सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और जहां जिस देश में जैसी प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे हमारे यहाँ तो चारों तरफ देखो प्रकृति ही प्रकृति है, और इस प्रकृति में लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग के तो ये और ये दो अभ्यास तो हम प्रारंभ में करवाते हैं, फिर पूरे के पूरे एक पावर योग का एक सेशन, ये रोज जो है ना कम से कम 5 से 10 मिनट तेजी से, एक ये ऐसे तेजी से किया तो यो ऐसे यो, और ये फिर ये ऐसे और ऐसे यो यो, ये एक बार तो पूरा घनघोर तरीके से, ये कम से कम 2 दंड और 2 बैठक, ये तो पूरे वेग के साथ कर लेनी है। क्यों? और यदि ये हो जाए तो और अच्छा है, ऐसे ऐसे, और ये हनुमान दंड भी पहले होले होले, अब तो आप भी तेजी से लगाने लग गए यूं, और बाद में तो हम तो यूं लगाते हैं। ये तो थाली में जिसका जैसा सामर्थ्य है, इतना भी ना हो तो भुजंगासन ही 100 बार कर ले। दाल रोटी सब्जी से भी अच्छा गुजारा हो जाता है। दाल रोटी सब्जी, उससे भी पूरा पोषण मिल जाता है। और मैं सोचता हूँ बहुत से लोग देखता हूँ कि कितना माल खाते हैं रे मेरे भाई, फिर भी माल खा करके भी बेहाल बदहाल रहते हैं। अब स्वामी जी इस बदहाली को ड्राई फ्रूट्स खा गए, फ्रूट्स खा गए, तमाम तरह के। एक सर्वे आया है, तो आंकड़े भी जरा आपके सामने स्वामी जी रखते हैं, क्योंकि WHO और द लैंसेट के एक आकलन के मुताबिक असुरक्षित भोजन से हर साल करीब 86 करोड़ 60 लाख लोग बीमार पड़ते हैं और 15 लाख लोगों की जान चली जाती है। मतलब यह कि खतरा सिर्फ मिलावट तक सीमित नहीं है, गलत खान पान से शरीर अंदर से कमजोर भी हो रहा है। स्वामी जी
हाँ, ये बात तो है। गलत खान पान से लोगों में अलग अलग प्रकार का कुपोषण और लाखों लोगों की मौत, ये बहुत ही चिंताजनक है। तो इसलिए सबसे पहले तो पावर योग से अपने आप को पावरफुल बनाए। और फिर देखो, मैं तो सबके सामने इस बात का जीवंत उदाहरण हूँ कि देखो, बहुत थोड़ा सा खाता हूँ और अपने शरीर को पूरा साधा हुआ है, और ना मैं अतिपोषण का शिकार हूँ और कुपोषण का तो कतई शिकार नहीं हूँ। तो आपके भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व भरपूर होने चाहिए, और उसमें सबसे अच्छा है जो गरीब से गरीब आदमी को मिल जाता है, थोड़ा सा अंकुरित ले ले। उसमें मूंग, मूठ, गेहूं से लेकर के जिसको जो उपलब्ध हो जाए, चना सबसे अच्छा होता है अंकुरित में, चना, मूंगफली। जिनको बादाम, अखरोट, चिलगोजा और अलग अलग प्रकार के मगज ना मिले, बिल्कुल चिंता ना करें। जो गुण बादाम में होते वही गुण मूंगफली में भी होते हैं, वही गुण जो है, वही प्रोटीन, वही न्यूट्रिशन वैल्यू मूंग और चने आदि में होती है। इसलिए थोड़ा सा अंकुरित ले लिया करें, और जो भी आपके पास में खीरा, ककड़ी, टमाटर आदि और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो जो आपको उपलब्ध हैं, वो थोड़े पहले खा लिया करें, सलाद। और बाद में रागी, जवार, बाजरा, मकई, गेहूं, चावल, जिसको जो उपलब्ध है बस उसको शुद्धतम रूप में लें। जितना हो सके ऑर्गेनिक लें, जितना हो सके मोटा अनाज और मोटा ही आटा लें, पतला आटा, बारीक आटा, मैदा आदि ना खाएं, और खाना चबा चबा करके खाएं। और स्वामी जी, आज तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है रात को, और मुझे लगता है कि रोजाना आप तो हमारे लिए गिलास छाछ मिल जाए तो बात ही क्या है। जी मेरे भाई, मैं कह रहा था आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, और स्वामी जी आप रोजाना हमें इसी सेफ्टी के बारे में आगाह करते रहते हैं। कोई एक दिन की बात नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे कि हमें सेहतमंद खाना खाना तो चाहिए, लेकिन स्वामी जी आज के वक्त में देखिए तेल मसाले वाला खाना, ज़्यादा मीठा, तली हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड, और धीरे धीरे फिर वज़न, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का खतरा, यानी कि शरीर में जो जमा एक्स्ट्रा फैट कई बीमारियों की ज़मीन तैयार कर देता है। और स्वामी जी आज के लाइफस्टाइल में ये खाना हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गया, आम हो गया है। मेटाबॉलिज्म तेज करने और फैट घटाने के लिए स्वामी जी आपने तो शुरुआत कर ही दी है पावर योगा की, इसके साथ और क्या करें? तो देखो, एक तो बताया मैंने हेल्दी आहार, जिसमें मैंने कहा अंकुरित से लेकर के सामान्य दाल, रोटी, सब्जी सबको मिल जाती है, उसको खाने को चबा चबा करके भगवान का प्रसाद मान करके खाएं। अनहेल्दी फूड क्या है? अनहेल्दी फूड है एक तो प्रोसेस्ड फूड, जितना भी है डब्बा बंद फूड जितना भी है, और मैं तो कहूँगा ये जो बाहर का खाना, अरे भाई घर में इतना पुरुषार्थ सब भारतीय कर ही लेते हैं। ये बाहर के खाने के पीछे 3 कारण होते हैं। कुछ तो चटोरे जीभ के चक्कर में जाते हैं, कुछ प्रमाद के चक्कर में, मेहनत नहीं करनी, घर में कौन खाना बनाएगा, और तीसरा कुछ लोग फैशन में, दिखावे में जाते हैं, और कुछ लोग बस वही, अब जैसे बस खाना खा लिया उसके बाद भी मुंह चलाए रहना है बकरी की तरह। जैसे हरी हरी घास है ना, ये देखते ही बकरी मुंह मार लेगी इसमें, अपने आप ही कितना ही खिला दो उसको फिर भी खाती ही रहेगी। ऐसे कुछ लोगों को मुंह मारने की आदत होती है। तो कभी कोई एक टुकड़ा बिस्किट का उठाएंगे, एक टुकड़ा नमकीन का उठाएंगे, कोई ड्राई फ्रूट का उठाएंगे, फिर कुछ चॉकलेट, फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही गोलगप्पा। कभी जो है बोले अब खाना हो गया, चलो अब गोलगप्पे खाते हैं, खाना हो गया अब बोले थोड़ा सा एक स्वीट डिश का आ जाए, खाना हो गया अब थोड़ी सी आइसक्रीम हो जाए, और करना धरना कुछ है नहीं, और उससे फिर बढ़ा लेते हैं अपना मोटापा। अब ये थोड़ी मेहनत करो। अब मान लीजिए किसी को आइसक्रीम खानी भी है, किसी को श्रीखंड खाना भी है, किसी को लड्डू, गोलगप्पे, जलेबी, इमरती, पकवान खाने भी है, और प्रोसेस्ड फूड में तो अब इतने तरह के, मतलब चारों तरफ बीमार करने का सामान सजा पड़ा है बाजारों में। तो अब वो सब खाना भी है मान लीजिए थोड़ा बहुत किसी को, तो पहले जम करके मेहनत करो। सिद्धकोणासन, चक्की आसन, और फिर देखो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन,
और यदि हमारी तरह से चारों तरफ ऐसे हरा भरा घास, हरे भरे खेत खलिहान, अब यहाँ तो आम भी लगे पड़े हैं चारों तरफ। स्वामी जी हम तो आम देख भी रहे हैं, लगी हुई है, इतनी हरियाली है, इतनी खुशहाली है। आपके कैमरा पर्सन हमें ललचा भी रहे हैं आम दिखा के। यदि ऐसे परिवेश में किसी को योग करने के लिए मिल जाए भेज देंगे। अभी जो है पहली खेप इंडिया टीवी की तरफ ही जाएगी, लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे अब पहले मेहनत कर लो, मेदो हर वेट को मेरे यह सिर की तरफ ही रखे, दो ये खा लो, वेट को खाली पेट मेदो हर खाने के बाद त्रिफला का पानी पियो, थोड़ा सा लौकी का जूस या लौकी की सब्जी, थोड़ी देर अनाज नमक मीठा आदि बंद करा देते हैं। जैसे मोटापे में हम अनाज नमक मीठा आदि बंद कराते हैं, कोलाइटिस में हम मीठा घी और दूध बंद करा देते हैं। जैसे शुगर में सबको पता है चीनी, जैसे बीपी में सबको पता है नमक, जैसे और एक एक बीमारी में ना, जैसे वात रोगों में खट्टी चीज़ें, कफ रोगों में चिकनी चीज़ें, कफ पित्त रोगों में गर्म चीज़ें मनाही होती है ना, ऐसे ही कैंसर जैसे रोगों में सभी प्रकार के नशे मना होते हैं। और तो ऐसे ही कुछ तो परहेज तो करना पड़ेगा। सब चीज़ें सब के खाने के लिए नहीं है। ये जो 3 श्रेणियां बना रखी है ना, शाकाहारी, मांसाहारी और वेगन, मात्र ये तो स्वस्थ लोग और अलग अलग आदतों के कारण से खाते हैं। सही बात तो ये है, हकीकत बात यह है कि शाकाहार में भी सब प्रकार के शाकाहार, सब प्रकार के शाक सब्जियां, फल, दूध, घी, मेवे आदि सबके लिए नहीं है। ऐसे ही मांसाहार में सब प्रकार का मांसाहार, ऐसे ही वेगन में सब प्रकार का वेगन सबके लिए नहीं है। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार और कितना आप वर्कआउट करते हो उसके अनुसार आपको अपना आहार तय करना पड़ता है। तो अब ओबेसिटी तो किसी को रहेगी नहीं। फिर ये इंडाइजेशन के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, एक एक आसन 1, 2, 5 मिनट लगातार करना पड़ता है, तब इसका पूरा प्रतिफल मिलता है। डाइजेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और पाचन तंत्र गड़बड़ होने से सब प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज ये तो हो ही रही है। स्वामी जी सबसे बचने के लिए अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में ये बता सकें। रोग अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं, संकट संघर्ष चुनौती अनेक हैं, योग एक समाधान। जी स्वामी जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई कि आपने कहा कि जो वेगन है, हर किसी के लिए वेगन में जो भी खाना शामिल होता है नहीं होता है, जैसे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उन्हें भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो स्वामी जी कुछ संक्षेप में अगर बता सके कि आम लोगों के लिए जिनकी लाइफस्टाइल आप मानिए कि ऑफिस जाना आना, घर में रहना और थोड़ा बहुत जो चल फिर लेते हैं, तो उनके लिए खाने में क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए? देखो, डाइट में 3 चीजें मेन है। एक है कार्बोहाइड्रेट, तो आदमी को कम से कम जो है चावल, दाल, रोटी, सब्जी कम से कम 200-250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किसी न किसी रूप में ले लेना चाहिए। 50 से 60 ग्राम प्रोटीन किसी न किसी रूप में ले लेना चाहिए। ये मेन है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फिर उसके बाद में छोटे छोटे तत्व हैं, वो हमारे बहुत साधारण से भोजन से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन सी, कोलेजन, ये सब मिल जाते हैं। तो इसलिए 2-3 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और उसमें भी सबसे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होता है मिलेट्स के अंदर, सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है दालों के अंदर और दूध, छाछ, दही आदि के अंदर, और सबसे अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं सलाद और अंकुरित के अंदर। अब हमें ये तय करना है कि विकल्प तो बहुत है जी। अब एनर्जी पाने के लिए सैकड़ों विकल्प हैं हमारे पास, प्रोटीन के भी सैकड़ों विकल्प हैं, अंडे से लेकर के, मांस से लेकर के, और आजकल तो बहुत सारी सिंथेटिक प्रोटीन्स भी आ गए। अब उसमें स्पिरुलिना भी है, तो स्पिरुलिना सबसे अच्छा है ना। यदि बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए प्रोटीन, थोड़ी मात्रा से ज़्यादा उससे आपको एनर्जी चाहिए, तो वो स्पिरुलिना से मिलेगा।
तो ये हमें तय करना है कि हमारे पास में किसी भी बात के सैकड़ों स्रोत हैं। जैसे धन कमाने के सैकड़ों उपाय हैं, ऐसे ही ये आरोग्य रूपी जो धन है, सेहत रूपी जो हमारा धन है, इसके लिए भी हर एक चीज़ के, प्रोटीन के भी सैकड़ों स्रोत हैं हमारे पास में, कार्बोहाइड्रेट के, आयरन के, विटामिन सी के, विटामिन डी के। अब विटामिन डी सूर्य से भी मिल रहा है, ये नेचुरल है। विटामिन डी नेचुरल लाइकिन से मिलता है, और विटामिन डी जो है सिंथेटिक भी है। विटामिन सी जो है वो आंवले से भी है, आंवला भी आ रखा है, ये छोटे वाला आंवला, हमारे यहाँ तो 12 महीने आंवला होता है यहाँ। विटामिन सी हमें आंवले से भी मिलता है, विटामिन सी सिंथेटिक है। विटामिन सी वो रोजी हिप्स से भी मिलता है। अब रोजी हिप्स वाला अच्छा है ना, नहीं तो विटामिन सी लंबे समय तक खाने से लोगों को अर्थराइटिस बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, क्रिएटिनिन लेवल तक बढ़ जाता है। बताओ, तो चीज़ों को हमें ये देखना है कि एक ही बात के सैकड़ों स्रोत होते हैं। ये जीवन में हर क्षेत्र में बात लागू होती है जी। तो हमें अच्छा स्रोत, हमारे यहाँ बोला जाता है जिसका मूल, जिसका स्रोत गड़बड़ है ना, उसका परिणाम भी गड़बड़ झाला ही होगा। ये बात समझने की है। स्वामी जी, आपने एक अच्छी बात बताई कि किसी की चीज हर की संदर्भ अति भी में नहीं करनी चाहिए। अगर ज्यादा भी किसी चीज को आप ले लो, जैसे अपने विटामिन सी अगर हमने ज्यादा ले लिया तो उसका भी एक नेगेटिव असर हो सकता है। यानी संतुलन होना कितना जरूरी है आपके खाने पीने में भी। स्वामी जी, हमने अच्छी बात तो कर ली, अब जरा हम कुछ गंदी बात करते हैं, क्योंकि आजकल खाने पीने में गंदगी ज्यादा आ गई है स्वामी जी, और दूषित खाने के चलते उसमें जो मौजूद रहते हैं जैसे कि साल्मोनेला, इसके अलावा नोरोवायरस, ई कोली, कॉलरा जैसे बैक्टीरिया, वायरस, सबसे पहले स्वामी जी पाचन तंत्र पर हमला ये करते हैं। तो फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन कई बार जानलेवा भी हो जाते हैं, और खासकर 5 साल के अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें खतरा ज्यादा हो जाता है। तो पेट आंतों को मजबूत रखने के लिए कौन से घरेलू उपाय आजमाने की जरूरत है? स्वामी जी, इस पे मेरा बस एक सवाल मैं और जोड़ देता हूँ। स्वामी जी, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको हो जाता है, जो 5 साल से कम है, तो उनको क्या दे कि उनका पेट ठीक हो जाए तुरंत, अगर उन्हें ऐसा कुछ हुआ है तो? सबसे बुरा असर तो पड़ता है गंदे जल का जी। इसलिए गंदा जल, आजकल नल में जो जल आ रहा है, सरकार ने नल से जल की जो है पूरी योजना शुरू की, उसका असर अच्छा हुआ, थैंक यू। लेकिन जल से कई बार गंदा, जो नल से गंदा जल आ रहा है ना, उससे उल्टी, दस्त, डायरिया, हैजा और इतना ही नहीं, लीवर किडनी की भयंकर प्रॉब्लम और कई बार तो मौत तक हो जाती है। तो गंदे जल से बचना चाहिए। गंदी मिट्टी, अब जैसे यहाँ की मिट्टी में खूब लोटो पोटो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खूब कुश्ती करते हैं, उसमें नाक में भी चली जाते, आँख में भी चली जाते, कान में भी चली जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गंदी मिट्टी, गंदा पानी, गंदी हवाएं, कुछ लोग तो मैंने देखा जहाँ रहते हैं ना, वहाँ चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे पड़े, पहाड़ के पहाड़। दिल्ली के तो चारों तरफ, इधर से मैं तो हरिद्वार की तरफ से जाता हूँ तो क्या हो, मुर्गा मंडी इधर, गाजीपुर, करनाल की तरफ भी, और उधर फरीदाबाद की तरफ भी, चारों तरफ से, ओहो रे राम 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 राम। तो चारों तरफ जो गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, हवाएं, मिट्टी, पानी, सब दूषित हो चुका है। फिर लाइट पोल्यूशन भी और साउंड पोल्यूशन भी, चारों तरफ रेडिएशन भी, अडल्टेशन भी, इन सब की मार पड़ती है और पाचन गड़बड़ा जाता है। तो क्या करें, लेवोग्रिड तो औषधि खाएं, सुबह सुबह अनार का सेवन करें, अनार और पपीता, सेब, बग्गू गोसा, अंकुरित तो मैं बता ही रहा था, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, त्रिफले का पानी, अथवा वीट ग्रास, एलोवेरा आदि, ये हमारे पाचन को ठीक रखते हैं। सबसे अच्छा है ये सर्वकल्प का या कायाकल्प का काढ़ा ले लो। सर्वकल्प सामान्य रूप से सबके लिए, और जब पेट गड़बड़ा जाता है, कॉन्स्टिपेशन आदि हो जाता है, तो फिर एक कायाकल्प। सर्वकल्प और कायाकल्प ये बहुत ही अच्छे हैं पेट के लिए। और ये मंडूक आसन बैठ करके और पवन मुक्तासन लेट करके पाचन के लिए बेस्ट है। और ये जो पिंडलियाँ है ना, इनको भी थोड़ा सा दबा देते हैं ना तो अच्छा हो जाता है। जिनको कब्ज रहता है उनको गर्म दूध से, मेरे सामने देखो ये इसबगोल रखा है, इसबगोल और ये गुलकंद, ये गर्म पानी से या
गर्म दूध से ले लें, तेज़ गर्म दूध से, और फिर या तो गर्म पानी से त्रिफला या शुद्धि चूर्ण आदि ले लें, या खाने के बाद अभयाष्ट ले लें। जिनको बहुत कोलाइटिस रहता है उनको खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटज घनवटी, नहीं तो आंतें काट करके बाहर तक कर देते हैं लोग। गैस बनती है तो गैसर चूर्ण खाने के बाद चित्रकादि, और हाँ खाने के बाद दोपहर को छाछ, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये छोटे छोटे खाने के बाद ये एप्पल का विनेगर या चुकंदर का विनेगर या जो है ये जामुन का विनेगर। अब तो जामुन का सिरका, जामुन का अभी एयर इंडिया में भी बैठा तो जामुन का जूस दे रहे थे, क्या बात है। अब इधर लौट तो रही है दुनिया। खाने के बाद द्राक्षासव सामान्य पाचन के लिए, कुटजारिष्ट जिनको कोलाइटिस रहता है, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में थोड़ी गुड़गुड़ रहती है तो, और सामान्य रूप से द्राक्षासव, और जिनको कोलाइटिस है, गुड़गुड़ रहती है, IBS आदि है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा है तो उनको कुटजारिष्ट, बाकी को अभयारिष्ट, द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, ये पिंडलियाँ दबाएं ये, और मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और सामान्य रूप से गैस बने तो घर में भी आप थोड़ा सा सौंठ, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी मेथी, थोड़ा हल्का सा इनको सेक करके, इनका पाउडर करके, और जैसे गुजराती लोग तो आम की गुठली, अब आम आ गया ना सीज़न, आम की गुठली फोड़ करके उसमें बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, B12 भी पूरा होता है, और उसका जो आम का की जो गुठली होती है उसका मुखवास जैसा बना लेते हैं, हल्का सा उसको सेक करके, हल्का सा रोस्ट करके, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, जामुन की गुठली का भी बनाते हैं थोड़ा सा इलायची आदि डाल करके, कितना थोड़ी सौंफ और डाल लो तो वो तो जी मेरी बहन। जामुन की गुठली का जो पेस्ट बनाते हैं, और जिनको डायबिटीज़ होता है उनके लिए शायद वो अच्छा होता है सेहत के लिए। हाँ, जामुन का भी बहुत अच्छा है। आम के, आम गुठली के दाम खाली आम में नहीं, जामुन भी ये बड़ा अच्छा है। आम खा करके उसकी गुठली फेंको मत, जामुन खा करके उसकी गुठली फेंको मत। दक्षिण में तो जामुन आ चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी, कई बार हमको भी कई लोगों ने भेज दी है। तो जामुन, आम, इनकी जो गुठली है, बीज है, हमारे यहाँ पर बीज को औषधि का सार कहा है। छिलके को, कई पेड़ों के छिलके जैसे अर्जुन का, नीम का, बबूल का छिलका, त्वकवा, ऐसा औषधि नाम सारा है। छिलकों को और बीज को उस औषधि का सार कहा है। तो इनका भी उपयोग अलग अलग रोगों के हिसाब से अवश्य करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, जो बाहर दूषित भोजन लोग खा रहे हैं उसमें आर्सेनिक, लेड और दूसरे हानिकारक एलिमेंट्स लंबे समय तक शरीर में पहुंचते रहे तो किडनी पर भी इसका असर बहुत खतरनाक तरीके से पड़ सकता है। बार बार दस्त होने से डिहाइड्रेशन की स्थिति किडनी के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो किडनी की सेहत बचाने के लिए स्वामी जी क्या करना चाहिए? ये आपने ठीक कहा, आर्सेनिक से लेकर के, लेड से लेकर के, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बहुत प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, विकारी तत्व ये शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। त्रिदोष संचित हो जाता है शरीर में। उसको निकालने के लिए एक तो शंख प्रक्षालन कर लें साल में एक बार, यदि कोलोन कर लें या बस्ती कर लें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो सप्ताह में एक बार वमन कर लें। और अंदर से निकालने के लिए तो गोधन अर्क और गोखरू, गोधन अर्क पूरे शरीर के विकारों को धो देता है। गोधन अर्क ये तो कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, मोटापा से लेकर के, लीवर किडनी की प्रॉब्लम से लेकर के, आर्सेनिक, लेड और तमाम तरह के, मरकरी, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर इकट्ठी हो जाती है। मरकरी अंदर चला जाए तो उसके लिए तो उदुम्बर का भी पत्तों का रस पिलाते हैं। हाँ, बाकी सारे शरीर को अंदर से उसकी डीप क्लीनिंग करने के लिए, एक एक सेल की ऑटोफेजी, माइटोफेजी को अच्छा करने के लिए गोधन अर्क, और किडनी की सफाई के लिए गोखरू, और फिर खाने के तौर पर जौ का आटा और जौ का दलिया। वैसे भी आजकल गर्मी है तो जौ बहुत शीतल ठंडा भी होता है। अब कुछ लोग जो है चीज़ों को बिगाड़ करके खाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो नहीं खाएंगे, जैसे हमने देखो जौ का आटा, जौ का दलिया, वो पिएंगे बियर अंगूर नहीं खाएंगे, बोले उसकी पिएंगे वाइन।
तो देखो भैया ये मामला गड़बड़ झाला है। तो गोखरू अंदर से किडनी की सफाई के लिए गोखरू जौ और कुलथ, गोखरू जौ कुलथ कासनी पाषाण भेद पत्थर चटा भी उसमें और मिलाकर के काढ़ा बना दे। हमने तो असमरी हर क्वाथ वृक्क दोष हर क्वाथ ये सब भी बना रखे किडनी की सफाई करने के लिए। तो सच में किडनी के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं और लीवर के लिए तो मैंने कहा सर्वकल्प और कायाकल्प, पेट को भी फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस खतरे में डालते हैं। फिर ये कचरा कोलेस्ट्रॉल के रूप में इकट्ठा होता है तो फिर उसके लिए अर्जुन के छाल, दालचीनी, लहसुन का प्रयोग ये अलग अलग प्रकार के दर्दों के रूप में बॉडी को एसिडिक बना देता है। बॉडी जो है हमारी एल्कलाइन होनी चाहिए, तो उसके लिए तो फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, अंदर इन्फ्लेमेशन इकट्ठे हो जाते हैं, उसी से दर्दें बढ़ती हैं। यूरिक एसिड, आर इफेक्ट, CRP, एवियर, HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया और अलग अलग प्रकार की SLMS ऑटोमेन डिजीज़ होती है। तो ये जो अंदर का कचरा है ना, यही खतरा पैदा करता है। इससे वात भी बढ़ता है, इससे कफ भी बढ़ता है। कफ बढ़ता है, शरीर में गांठें बढ़ती हैं, बलगम बढ़ता है, श्लेष्मा बढ़ता है, फेफड़ा कंप्रोमाइज हो जाता है। इसलिए जितना हो सके, ये तो मूर्खता का काम हुआ ना, पहले कचरा फैलाओ और फिर उसको निकालो, साफ करो। तो अपने शरीर में जो भी आप कचरा डालते हो वो पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन तरीका तो स्वामी जी आप ही बता रहे हैं कि कुछ वो भी कचरा खाते हैं शरीर के अंदर जाए ही नहीं। आहार के कण का एक कण भी गलत आहार का अंदर नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए। जी स्वामी जी। आहार विचार के स्तर पर मेरे भाई अमित जी, जो कचरा है ना, यही लाइफ में खतरा बनता है, रोग बनता है। बिल्कुल स्वामी जी, ना पेट में जाए और ना ही दिमाग में जाए कचरा। और स्वामी जी आप तो हमेशा हमें ये राह दिखाते हैं कि कचरा कैसे अंदर ना जाए ताकि सफाई करने की नौबत तक नहीं आए। लेकिन स्वामी जी इन दिनों तो मिलावटी शहद, ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स और पैकेज फूड और बार बार मीठा खाने की आदत, अब पैंक्रियास पर तो लगातार स्वामी जी इससे दबाव पड़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे इंसुलिन का जो संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। तो एक सेशन स्वामी जी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी कर लेते हैं। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज की दवा और इंसुलिन, उनके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये तो बहुत बड़ा झमेला है। तो 2 अभ्यास कम से कम लेट करके, एक पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा कराना 5-10 मिनट, खीरा, करेला, टमाटर, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, इसका जूस ले लिया, मधुनाशिनी और मधुग्रिट का प्रयोग कर लिया। मधुनाशिनी, मधुग्रिट एक या 2, ज़्यादा बड़ा हुआ है तो 2, नहीं तो एक। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 अभ्यास लेट करके कपालभाति के साथ, और 2 अभ्यास बैठ करके मंडूकासन और योग मुद्रासन। योग मुद्रासन भी ना हो तो वक्रासन। इससे डायबिटीज 100% बैलेंस रहता है। मैं तो रोज लोगों की, अभी प्रदीप एक बालक मिला, बोला स्वामी जी 44 यूनिट इंसुलिन थी, बंद हो गई, आती दवाई भी मेटफॉर्मिन आदि सब बंद हो गई। उस दिन जो है डॉक्टर वर्मा जी का आपको सुनाई रहे थे, MBBS MD डॉक्टर जी, बोले स्वामी जी इंसुलिन बंद होगी, 1000 की मेटफॉर्मिन की दवाई ले रहे थे वो भी बंद हो गई। एक अभी भाई आया, बोले जी आर्मी में है कर्नल, बोले जी जेनेटिक BP था वो भी ठीक हो गया। अरे मैंने कभी लौकी का जूस, मुक्तावटी ले लो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लो, BP भी ठीक, शुगर भी मधुनाशिनी मधुग्रिट से ठीक। नीम के पत्ते अगर खा लें तो भी इसका फायदा मिलता होगा ऐसे। और जैसे अभी बहन डायबिटीज के जो बीमार लोग हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी है या फिर बॉर्डर लाइन में पहुंचे, और नीम के पत्ते खाने स्वामी जी कितने खा लें? हाँ, नीम के पत्ते सामान्य लाभ करते हैं, पित्त का प्रशमन करते हैं जी। डायबिटीज में नीम से भी ज्यादा फायदा करता है जो है ये करेला। हाँ, करेले का जूस पी ले। अब जिसको दस्त बहुत अधिक लगता है ना, हाँ, नीम से ज्यादा फायदा करता है डायबिटीज के रोगियों को करेला। इसलिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं हम। ये एक अलग ही प्रकार की रेसिपी है। इसका जो कंपोजिशन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए डायबिटीज में ज़्यादा फायदा करता है। सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, विजय सार, रतपितिया, अंकुरित मेथी। मेथी जो है सीधी खाने से तो गर्मी करती है, वो अच्छी नहीं है। अंकुरित मेथी, मेथी का पानी भी पिए और फिर अंकुरित मेथी खा लेते, वो ज़्यादा फायदा करती है।
और मधुनाशी मधुगिर तो रेडीमेड है इस वक्त। जी। अब जामुन की गुठली ज़्यादा कड़वी नहीं होती, लेकिन वो सच में फ़ायदा करती है पेन की आज के लिए। तो इसलिए जो है सारी कड़वी चीज़ें जो है वो डायबिटीज़ में फ़ायदा नहीं करती। डायबिटीज़ में फ़ायदा वही तीन चीज़ें स्वामी जी, करेंगी। आपने एक अच्छी तो बात स्वामी बताई जी, ना। अगर मीठ करती है। मेरा एक कुछ लोगों को सवाल ऐसा है। लगता है मीठा है, हाँ। अब उसको कम करने के लिए कड़वा चाहिए। दूसरा अच्छा स्वामी जी, हमारे दूसरा, घर में होता क्या हमारे है, बॉडी के जो सेल्स हैं जी। उनको मेरे पापा को एक्चुअली डायबिटीज है, तो हम क्या करते हैं कि खीरा अगर कड़वा आ गया तो सबसे पहले पापा को जाता है कि आप खाओ, आपको शुगर है, तो इससे फायदा होगा उनको। कड़वा खीरा और बिटिया कड़वी लौकी ये मत खिलाना। कड़वी लौकी वो पॉइजनस होती है। कड़वा बहुत ज्यादा कड़वा खीरा पॉइजनस होता है, वो मत खिलाया करो। नहीं तो खाते हर नहीं है फिर, कड़वी लेकिन चीज फिर भी। अच्छी नहीं होती है, हर मीठी चीज भी अच्छी नहीं होती है। तो इसके तो बहुत लंबे चौड़े उदाहरण हैं। तो खैर हमें गुण दोष के आधार पर चीजों का निर्धारण करना पड़ता है। स्वामी जी, यही तो बात आप लगातार हमें सिखाते हैं कि किस तरह से जो दिखता है वो होता नहीं है। तो कई बार ऐसा भी लगता है ना कि हर हरी चीज़ आपके लिए ये ज़रूरत नहीं कि सेहतमंद हो, कई बार जो हरी चीज़ आप लेकर आते हैं वो आपके सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए स्वामी जी जो कहते हैं उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। और स्वामी जी एक और हम ले लेते हैं सर्वे, क्योंकि WHO और लैंसेट ने एक आकलन में किया कि लेड और मिथाइल मरकरी जैसे जो तत्व हैं वो मतलब खास चेतावनी दी गई स्वामी जी इन दोनों तत्वों को लेके। तो दूषित खाने के जरिए ये तत्व बच्चों के शरीर में पहुंचे तो विकसित होते दिमाग और नर्वस सिस्टम पर इसका लंबे वक्त तक असर रहता है या फिर डाल सकता है। तो बच्चों की ब्रेन हेल्थ, एकाग्रता और शारीरिक विकास के लिए माता पिता किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? स्वामी जी आपने तो मरकरी का जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले। देखो, एक तो हमने आजकल बोल रखा भाई, अभी जो सुबह सुबह आप योग देखते हैं ना इंडिया टीवी पर 8 बजे, अपने बच्चों को भी इसमें साथ में लगा लो भाई, और उनको रोज शीर्षासन कराओ। जो बच्चे रोज शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, बच्चों को तुलासन आदि अभ्यास करवाया करें, हनुमान आसन, भूनमनासन, वृश्चिकासन। तो बच्चों के लिए ये पूरा पैकेज है। एक तो ये शीर्षासन का, दूसरा फिर ये सर्वांगासन का, तीसरा फिर ये हलासन का। और किसी के शरीर में लेड मरकरी से लेकर के प्लास्टिक के कणों से लेकर के यूरिया, DAP, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, अलग अलग प्रकार के ये सारे जो भी जहरीली खेती हो रही है सब बच्चों से लेकर के बड़ों तक के शरीर में जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है तो गोधन, अर्क और अर्जुन की छाल, दालचीनी। मैंने देखा किसी भी तरह का कोई भी विकार बढ़ा है ना, उसको निकालने के लिए तो ये 5 तो ये आसन, और साथ में फिर बच्चों के लिए जो है भूनमन आसन, पैर ऐसे सामने खुलवा दिए बच्चों के और फिर यो छाती जमीन से यो लगा देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चों को जो है ये कम से कम हनुमान आसन, पैर आगे पीछे निकाल करके पूरा, एक पैर यूँ निकल गया, पीछे वाला पैर ऐसे और फिर बच्चों को मयूरासन और वृश्चिकासन, बच्चों का संतुलन तो बन जाएगा। और अब तो हमारे हुसैन भाई भी करने लग गए ये तुलासन। तुलासन बड़ा कठिन है थोड़ा स्वामी, जो तो खड़े होके कर लेते हैं। ये वृश्चिकासन ऐसे। क्या बात है स्वामी। स्वामी जी आपकी जो फिटनेस है, जितनी बार देखते हैं उतनी बार मतलब महसूस होता है कि अद्भुत है। मतलब आप स्वामी जी लगातार निरंतर बिना रोके टोके, मतलब बोलते हैं ना कोई रोक टोक है ही नहीं आपके, ऐसा लगता है कि निरंतर प्रवाह की तरह चले जा रहे हैं, माँ गंगा की तरह बहाव। अद्भुत है स्वामी जी, प्रणाम है आपको, सत प्रणाम। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार भी रोज करना चाहिए जी स्वामी जी। योग स्वभाव बन जाए, बस सबसे बड़ी बात ये है। अब स्वामी जी इस स्वभाव को लाने के लिए तो बन जाए तो फिर जीवन ऐसे ही रोजाना इंडिया टीवी पे आपके साथ सभी को जुड़ना पड़ेगा और उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये राह, क्योंकि उनके जीवन में निरंतरता आ जाएगी जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपके साथ रहते हुए। एक प्रभाव में जीवन,
एक स्वस्थ जीवन की ओर चलता रहेगा। अब स्वामी जी, खराब खान पान का असर सिर्फ पेट तक नहीं रुकता है, धीरे धीरे लीवर, किडनी, पैंक्रियाज का हमने जिक्र किया है, दिमाग, दिल तक परेशानी पहुंच सकती है। ऊपर से तनाव स्वामी जी शरीर की रिकवरी को और कमजोर करता है। तो आखिर में ऐसा कौन सा हम प्राणायाम कर सकते हैं या पूरा पैकेज बता दीजिए ताकि हम सांसों के जरिए अपने दिल और शरीर को डिटॉक्स कर लें स्वामी जी, और वाइटल ऑर्गन्स को फायदा मिले। एक तो देखो, हम गतिशीलता के साथ योगिक, जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक करते हैं। स्थिरता के लिए, एकाग्रता के लिए, अंतर्मुखता के लिए, ध्यान के लिए ये वृक्षासन और गरुड़ासन ये देखने में हल्के हैं, इनका भी अभ्यास करना चाहिए। ऐसे और ये ऐसे, ये यूं और यूं, ऐसे ये। और फिर देखो, प्राणायाम तो परम औषध है। दो 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक, और उससे जुड़े हुए 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स, फिर उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, पूरा 72 को 72,10,10 नाड़े, अष्टचक्र, नवद्वार और पंच कोश, पंच प्राण, पंच महाप्राण, पंच उपप्राण, सब के सब पूरा ताना बाना जी स्वामी जी। डीप ब्रीदिंग से अच्छा हो जाता है। तो सामान्य रूप से यूं और तेजी से, तो जीवन में स्वामी जी श्वास लेते रहे, बच्चे करते हैं ना, तो श्वास छोड़ते रहे, चित्त भी एकदम प्रशांत हो जाता है। जी बिल्कुल स्वामी जी, और शांत रहिए और स्वस्थ जीवन अपनाइए। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है उपचार के बाद समाचार का, तो आपसे विदा लेते हैं स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर और सबको योगी, निरोगी, उपयोगी बनाएंगे। जी स्वामी जी, प्रणाम।